तो आज हम लोग वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने इनिशियली स्ट्रिंग के वाइब्रेशन देखे थे। स्ट्रिंग में मैकेनिकल वेव्स होती है बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम, एंड आल्सो सेम इज ट्रू फॉर एयर कॉलम बिकॉज यू नीड अ मीडियम। सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग में हमने ट्रांसवर्स वेव का स्टडी किया था। एयर कॉलम में वी विल बी स्टडिंग longitudinal waves. So before I start detailed study of air column, vibrations of air column, एंड करेक्शन क्या है पहले वो देख लेते हैं। नॉर्मली अप्रोच ये होता है कि आप पहले एयर कॉलम का स्टडी कर लो और बाद में एंड करेक्शन इंट्रोड्यूस करो, बट देन एक ही बात है, यू इंट्रोड्यूस एंड करेक्शन एट द लास्ट और यू इंट्रोड्यूस इट एट द फर्स्ट, एक ही बात है। ऑलराइट, तो नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज हमारे पास एक एयर कॉलम है। एयर कॉलम मतलब एक पाइप है बेसिकली। ओके, तो ये पाइप एक एंड पे ओपन हो सकता है, मतलब एक एंड पे क्लोज हो सकता है, या फिर दोनों एंड पे ही ओपन हो सकता है। ओके, सो वी मे हैव पाइप विच इज ओपन एट वन एंड, दैट मीन्स क्लोज एट वन एंड, और ओपन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे क्लोज हम ले नहीं सकते। अगर हम दोनों एंड्स पे क्लोज पाइप लेंगे तो हम लोग साउंड वेव को अंदर भेजेंगे कैसे? सो वी शुड हैव एटलीस्ट वन एंड ओपन। अब मैंने अगर यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लगा दिया to send sound waves inside, right? Okay, for both cases. तो ऐसा है कि जो ओपन एंड होता है पाइप का, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है फॉर द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लेंथ, इसलिए बोलते हैं उसको। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जनरेट होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर दिखाता हूँ तो आपको कुछ समझेगा नहीं। तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक का अप्रोच क्या होता है, इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हियर, हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स की हेल्प लेते हैं टू शो थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तो ऐसा है कि जहाँ पे भी पाइप ओपन होगा वहाँ पे बनता है एंटीनोड। क्यों? बिकॉज वहाँ पे पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस है वाइब्रेट होने के लिए। तो एंटीनोड विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड wherever there is open pipe, okay, at the open end, ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ एंटीनोड बनेगा और ये क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा बनता है वो बेसिकली, राइट? Okay, now if I say length of the pipe is small l, ये important है, length of the pipe is small l, दोनों केसेस में small l ले लो, length of the pipe, right? Then अगर मैं ओपन एंड, दोनों एंड्स पे ओपन पाइप की बात कर रहा हूँ तो दोनों एंड पे एंटीनोड बनेगा, तो वो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। Sorry for my drawing, sorry. Yes, it will be something like this, right? By the way, if you have noticed correctly, एंटीनोड पाइप के एंड के थोड़ा सा ऊपर बनता है, लिटिल अबव, ओके? तो ये लेंथ ऑफ द पाइप स्मॉल एल और लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो होगा दैट इज कैपिटल एल। पॉइंट टू बी नोटेड, एंटीनोड हमेशा जहाँ पे ओपन एंड है वहाँ बनता है, नोड हमेशा जहाँ पे क्लोज्ड एंड है वहाँ बनता है, राइट? अगर
दोनों एंड से पाइप ओपन होगा तो दोनों ओपन एंड पे एंटीनोड बनेगा। एंटीनोड हमेशा पाइप के थोड़ा ऊपर बनता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव मोर स्पेस टू वाइब्रेट, करेक्ट, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क भी आप ओपन एंड के थोड़ा ऊपर ही रख रहे हो, राइट। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम और लेंथ ऑफ पाइप ये सेम नहीं होगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम एंड लेंथ ऑफ पाइप ये सेम नहीं होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है आपके पास, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन डिनोटेड बाय ई, राइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन the formation of antinode and open end of the pipe is end correction, याद रखना हमेशा। तो इस डायग्राम में देखोगे तो ये एंड करेक्शन ई और ये एंड करेक्शन ई। तो व्हाट यू कैन सी इज फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड करेक्शन इज ओनली ई, क्योंकि वन एंटीनोड इज फॉर्म इन दिस केस एट द ओपन एंड। और अगर पाइप is open at both the ends, then you will have end correction as E plus E, that is 2E, क्योंकि दोनों ends पे open correction हमको दोनों open ends पे end correction लेना पड़ेगा हम लोगों को। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल सा आइडिया है। हम लोग अब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग था हमारे पास, उसको हम लोग एक एंड पे टाई कर रहे थे, दूसरे एंड से वी वर गिविंग इट सेंडिंग अ वेव, राइट, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, वही रिफ्लेक्ट होके आ रहा था। नाउ हम लोगों ने स्विच किया फ्रॉम स्ट्रिंग टू एयर कॉलम। स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है, तो हम लोग ट्रांसवर्स वेव जैसा ही दिखाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक पाइप है, अभी पाइप कैन बी क्लोज्ड एट वन एंड और इट कैन बी ओपन एट बोथ द एंड्स। इट कैन नॉट बी क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, अगर दोनों एंड से क्लोज कर दिया तो साउंड वेव अंदर भेजोगे कैसे आप लोग? जब हम लोग साउंड वेव्स को एक पाइप में भेजते हैं, सो व्हेन वी जनरेट एंड द साउंड वेव ट्रैवल्स इनसाइड द पाइप, पाइप जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे एंटीनोड बनेगा, लेकिन एंटीनोड पाइप से थोड़ा ऊपर बनना स्टार्ट होता है। वाई? बिकॉज देयर इज मोर फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकल्स वहाँ पे वाइब्रेट होने के लिए उनको फ्रीडम ज़्यादा है, तो एंटीनोड इज फॉर्म लिटिल अबव द ओपन एंड ऑफ द पाइप। तो इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। तो लेंथ ऑफ पाइप और लेंथ ऑफ एयर कॉलम ये दे आर नॉट इक्वल। So as you can see from diagram, length of air column is length of pipe plus end correction, right? तो हम डिटेल में देखेंगे, ये डायग्राम A हो गया, ये डायग्राम B हो गया। We will see in details what is end correction for pipe closed at one end, what is end correction of pipe open at both the ends. तो सबसे पहले हमको end correction क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। So when an air column vibrates, just a minute, yeah, vibrates in a pipe, it can vibrate in a pipe closed at one end or open at both the ends. In a pipe closed at one end or open at both the ends. The boundary condition says that, अब जो कुछ मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको? I told you that there is more freedom to the particles to vibrate. That's why antinode is formed at the open end. That is called as boundary condition. So the boundary condition demands that the boundary condition demands that the antinode must be formed at open end, must be formed at the open end.
and node must be formed at closed end, and node must be formed at closed end, राइट। बहुत सिंपल है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जस्ट अ मिनट, तो ऐसा क्यों होता है? because there is more freedom for air particles to vibrate, and there is no freedom for air particles to vibrate at a closed end. So this is because air particles have more freedom to vibrate at open end and no freedom up, I mean nearly no freedom to vibrate at closed end, because जगह ही नहीं है वहाँ पे, बाउंड्री आ गया, रिजिड बाउंड्री है, तो वहाँ पे पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एंड नो फ्रीडम टू वाइब्रेट एट द क्लोज्ड एंड। तो इसलिए हमेशा एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे एंड नोड बनेगा क्लोज्ड एंड पे। दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट? करेक्ट। नाउ इफ यू नो दिस मच वी विल डायरेक्टली गो टू द पॉइंट। मुझे ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना है बिकॉज द थिंग इज वेरी सिंपल। तो मैंने ऐसे बताया आपको, एंटीनोड हमेशा थोड़ा सा ऊपर बनता है, राइट? So the antinode is not exactly formed where the pipe ends. It is formed little above, little beyond the pipe. So the antinode is not formed. The antinode is not formed exactly at the open end. Exactly at the open end. But it forms little above, but it forms slightly beyond the open end. But it forms slightly beyond the open end. Right. So इससे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, as I told you that this distance between the formation of antinode and the end of the pipe, that is called as end correction. The distance between, important है ये, लगेगा आगे आपको, the distance between the open end of the pipe, open end of the pipe, and the position of antinode is called as end correction. Is called as end correction, right? Good. अब ये end correction की वैल्यू क्या होगी? So you know, अगर मेरे पास ये एक पाइप है जिसका इनर डायामीटर d है, इनर डायामीटर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जो पाइप्स होंगे इसका कुछ थिकनेस होगा, तो इनर डायामीटर अलग होगा, आउटर डायामीटर अलग होगा। तो ये जो एंड करेक्शन है E, this is equal to 0.3 times of inner diameter. So 30% of the inner diameter होता है basically. So the end correction is given by E equal to 0.3. The end correction is given by E is equal to 0.3 D, where D is inner diameter of the pipe. Where D is inner diameter of the pipe.
ओके, सिंपल, राइट। देन आपको मैंने जैसे बताया, the length of air column is not same as that of length of pipe. Thus, length of air column is different from the length of pipe. Let me denote air column ka length by capital L is different from that of is different from that of length of the pipe, that is small l. Good enough, easy. Then as we have seen in figure A, अगर हमारा पाइप एक एंड पे क्लोज है तो एंड करेक्शन जो होगा सिर्फ 0.3D होगा, मतलब ओनली E। और अगर हमारे पास इफ वी हैव दिस बोथ एंड पे अगर ओपन होगा तो यू विल हैव E plus E, that is 2E। ये 3E नहीं है, don't take it like this is 3, this is just E distance, so I should not put curly brackets, otherwise you will be getting confused, right? Good. So you can actually say what is the end correction and length of air column for a pipe closed at one end. So for a pipe closed at one end, you will have length of air column, जिसको हम लोग corrected length भी बोलते हैं. The corrected length in this case, the corrected length, or you can say length of air column, length of air column मतलब जो एयर का कॉलम वाइब्रेट हो रहा है उसका लेंथ. द लेंथ ऑफ एयर कॉलम is given by capital L is equal to small l plus end correction, right? So you can see this from figure, refer figure A. You can see this from here. Capital L is small l plus E, simple, right? Okay. तो एयर कॉलम का जो लेंथ है वो डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? मुझे क्या पता एयर कहाँ से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रहा है? कैन वी सी एयर? वी कैन नॉट सी एयर. हमें क्या पता? इफ आई पुट अ ट्यूनिंग फोर्क, मैंने एक पाइप के ऊपर ट्यूनिंग फोर्क रख दिया, मुझे क्या पता कि वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई डोंट नो वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है या और ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. वी डोंट नो, हम बोल नहीं सकते. तो हम लोगों को एयर कॉलम का अगर लेंथ निकालना है तो वील हैव टू पुट इट इन द पैरामीटर्स दैट वी कैन मेजर. हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? हम लोग स्मॉल एल, मतलब ये जो पाइप है उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. अगर मैं एक फ्लूट लेता हूँ, बांसुरी, मुझे पता है वो 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर का बांसुरी है, उसका इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. तो मुझे लेंथ ऑफ एयर कॉलम मिल जाएगा. small l plus small e is equal to capital L. So similarly, when you have a pipe which is open at both the ends, for a pipe open at both the ends, इस केस में जो करेक्टेड लेंथ होगा, so the corrected length in this case will be given by the corrected length, that is again length of air column is given by, I would say refer figure B. That will be given by capital L equal to small l plus 2 times of E. और 2E कैसे आया मैंने आपको बताया है. एक ऊपर की तरफ ओपन, एक नीचे की तरफ ओपन, देयर आर 2 ओपन एंड्स, तो 2 एंड करेक्शंस होंगे, राइट? तो बहुत सिंपल केस है ये. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस. और ओवरऑल आपका ये चैप्टर बहुत, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, राइट? तो सो फार व्हाट वी हैव डन, so far we have just introduced what is end correction. बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. जब हम लोग end correction की बात कर रहे हैं, मतलब we are here talking about vibrations of an air column. हम लोग string की बात नहीं कर रहे. रस्सी
काम नहीं है यहाँ पे. वी हैव अ कॉलम पाइप, राइट, ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं इसको, एंड वी आर सेंडिंग साउंड वेव्स इनसाइड. साउंड वेव की बात जब आएगी, साउंड वेव जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन होगा. बेसिकली सुपरपोजिशन जब होगा तो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन होगा हमारे केस में. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड. तो एंटी नोड हमेशा ओपन एंड पे बनेगा, ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर बनेगा. व्हाई? बिकॉज द एयर पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस टू मूव, देयर इज मोर फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन. और जहाँ भी एंड क्लोज रहेगा, मतलब एयर पार्टिकल्स बेसिकली दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड बाउंड्री. वहाँ पे वाइब्रेशन के लिए जगह नहीं है, तो नोड्स विल बी फॉर्म देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नोड, राइट. गुड. तो जो एंटी नोड बनता है वो एयर कॉलम के थोड़ा पाइप के थोड़ा ऊपर बनता है. So length of pipe and length of air column, they are not equal. Anti node is formed slightly beyond the pipe, the open end of the pipe. So that difference between the distance between the formation of antinode and the open end of the pipe is called as end correction, right? अगर एक end पे pipe open है तो end correction E होगा, अगर दो end पे open है तो E plus E 2E होगा. This is what we have learned so far. तो capital L will always be the true length या फिर corrected length या फिर length of air column. ये पता होना चाहिए. Now if you know this much, we can study. जैसे हमने string में देखा था, हम लोग जब string को वाइब्रेट करते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n था, उसके बाद नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी 2n था, मतलब सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट था, और वो सेकेंड हार्मोनिक को हमने फर्स्ट ओवरटोन भी बोला था, राइट. मैंने बताया आपको, इफ यू हैव द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज n, दैट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उसके बाद का जो पहला अवेलेबल होगा दैट विल बी फर्स्ट ओवरटोन. उसके बाद जो और अवेलेबल होगा सेकेंड ओवरटोन. और n के हर एक मल्टीपल को हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं. तो n मीन्स फर्स्ट हार्मोनिक, fundamental frequency is first harmonic, 2n is second harmonic, 3n is third harmonic and so on. तो ऐसा possibility हो सकता है कि there is n, then there is 3n, then there is 5n and so on, right? लेकिन string के केस में all harmonics were present. हमने ये verify भी किया था. अब हमको देखना है, हमारे पास एक पाइप है जो एक एंड पे क्लोज है, उसके कौन कौन से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है. जैसे स्ट्रिंग में था, एक लूप बनेगा, फिर दो लूप बनेंगे, फिर तीन लूप बनेंगे, फिर चार लूप बनेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, how many loops will be formed, which will be the smallest frequency, which will be the next higher frequency and so on so forth, right? So let us start with modes of vibration of air column. Modes of vibration of air column in a pipe closed at one end. Of air column in a pipe closed at one end, right? As again to tell you, ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ, these notes are in line in accordance with your textbooks, but not as it is, क्योंकि मैं simplify करना चाहता हूँ. I just want to see कि उनका approach क्या है. Otherwise other things are quite, I normally make notes very simple. तो इसलिए you need to please, like, it's a request, you have to keep checking your textbook, but while studying refer to my notes. Okay, ज़्यादा difficult language में जाना नहीं, physics easy करना है हमको. Good. Then हमको अब एयर कॉलम के वाइब्रेशंस के मोड्स देखने हैं फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. सबसे पहले तो ये जो पाइप है जो एक एंड पे क्लोज है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है हमको समझाना पड़ेगा. So we just need to first describe what is a pipe closed at one end. So it is a long cylindrical tube
जैसे मैंने पहले भी ड्रॉ किया था फिगर ए और फिगर बी में, एक ट्यूब है हमारे पास सिलेंड्रिकल, एक एंड से वो क्लोज्ड है, एक एंड से वो ओपन है, उसके ऊपर हमने ट्यूनिंग फोर्क लगाया था सो दैट वी कैन सेंड longitudinal waves or short waves inside. Okay, so we just need to describe this thing. Okay, a long closed pipe, और इसको ऑर्गन पाइप भी बोलते हो, right? A long closed organ pipe or just pipe is a cylindrical tube, is a cylindrical tube having an air column with one end closed, having an air column with one end closed. Then we have used tuning fork to send sound wave inside. A vibrating tuning fork is held near its open end. A vibrating tuning fork is held near its open end such that, क्या करेंगे, such that sound waves can go inside basically, right? Okay, so sound waves travel inside this tube. No need to go into further detail, right? Modes of vibration, modes of vibration of such of such a closed pipe are as follows. पहला मोड, जिसको फंडामेंटल मोड भी बोल सकते हो, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. What you can have in the first mode of vibration? बहुत सिंपल है. In the first mode of vibration, you have a very basic structure. ऐसा है आपके पास. Just a minute. थोड़ा सा मैं पाइप को छोटा कर लेता हूँ. Width-wise, yeah. So as I have already shown this fundamental first mode में ओपन एंड पे एक एंटी नोड और क्लोज्ड एंड पे एक नोड, इतना ही बनेगा. तो you will have something like this. You will have something like this, right? Okay. तो you know this is end correction दिखाया है, length of pipe दिखाया है, and so on and so forth. This is nothing but length of pipe, small l. This is nothing but end correction E, and this is total length of air column, which is, you already know, which is L equal to small l plus E. वो बाद में लिख देंगे हम लोग. The important is there are certain frequencies which will exist, right? हर एक फ्रीक्वेंसी तो हो नहीं सकता. There will be certain frequencies, discrete frequencies. जैसे 10 है हर्ट्ज, तो 10 के बाद या 20 या 30 ऐसा कुछ होगा. इट कैन नॉट बी कि 10 के बाद हर एक फ्रीक्वेंसी हो 10.11, 10.12 ऐसा. So there are certain discrete frequencies with which standing waves, मतलब stationary waves, can be set up in a closed pipe. So such frequency is called as natural frequency. So we see that there are certain discrete frequencies with which stationary waves
which stationary waves can be set up in a closed pipe, राइट. ओके, तो अभी जो फर्स्ट मोड है जिसको फंडामेंटल मोड बोल रहे हैं हम लोग, इसमें एक नोड और एक एंटी नोड दिख रहा है हम लोगों को, मतलब ये हाफ लूप है इन फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड. इन फंडामेंटल मोड of vibration, one node and one antinode, one node and one antinode is formed. That is half loop. मैं हमेशा इसको लूप के अकॉर्डिंग याद रखता हूँ क्योंकि then it becomes very easy for me to write and derive things. By the way, अगर आपको याद होगा नोड टू एंटीनोड डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 4, तो दिस L will be लैम्बडा बाई 4, राइट. क्योंकि अगर लैम्बडा वेवलेंथ है वेव का तो नोड टू एंटीनोड डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4 था, हमने ये प्रॉपर्टीज में लिखा था, राइट. ओके, then as shown in figure, if lambda is the wavelength of the wave, then capital L is equal to lambda by 4, since we know that distance between node and antinode is lambda by 4, since distance between node and antinode is lambda by 4, ये हमको पता है. गुड. इसका मतलब मुझे लैम्बडा मिल गया 4 टाइम्स ऑफ L. मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अल्टीमेटली व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट इज माय एम? हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होता है V is equal to n lambda, तो n equal to V by lambda is frequency. So we know that V is equal to n lambda, so n is equal to V by lambda. Exactly जो हमने स्ट्रिंग का केस देखा था, एग्जैक्टली सेम लाइंस पे चल रहे हैं हम लोग. अगर आपको याद होगा वहाँ पे भी हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखा था, वहाँ पे भी हमने v इक्वल टू n लैम्बडा यूज किया था. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ t बाय m, अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी, राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि एयर में स्पीड हमको पता होता है, मतलब ये वैल्यू दी होती है 330 मीटर पर सेकेंड, राइट. या फिर जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा हम लोग देखेंगे इफ वी नीड टू पुट फॉर्मूला फॉर v, पर अभी जरूरत नहीं है. तो व्हाट वी विल हैव इज देयरफॉर n इज इक्वल टू v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L. ऑलवेज बी लिटिल केयरफुल व्हाइल राइटिंग L. स्मॉल l नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि ये एंड करेक्शन के साथ हमको लेना पड़ता है. सो v अपॉन 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल l प्लस कैप प्लस e. Equation number 1. So equation 1 gives frequency of fundamental mode. राइट, फर्स्ट मोड बहुत इजी था. तो हमने क्या किया, हमारे पास फंडामेंटल मोड मतलब सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल केस. मैंने ऑलरेडी बताया ओपन एंड पे क्या बनेगा एंटी नोड, क्लोज एंड पे क्या बनेगा नोड. तो सिंपलेस्ट पॉसिबल क्या है, एक नोड एक एंटी नोड, इतना ही तो सिंपलेस्ट पॉसिबल है. हाफ लूप हुआ तो लेंथ इज लैम्बडा बाय 4 बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज लैम्बडा बाय 4. देन
हमको लैम्बडा इक्वल टू 4l मिल गया, हमको पता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, n v बाई लैम्बडा आ गया, लैम्बडा इज 4l v बाई 4l, बट l हियर इज करेक्टेड लेंथ, मतलब इंक्लूडिंग n करेक्शन, तो स्मॉल l प्लस e आ गया, हो गया फंडामेंटल मोड का फ्रिक्वेंसी। सेकेंड मोड, सेकेंड मोड इज ऑल्सो सेम मोर और लेस, जैसे आपने यहाँ पे देखा है फर्स्ट मोड, वैसे सेकेंड मोड में भी बहुत सिंपल केस है। सेकेंड मोड में क्या होगा, मैंने फिगर को नाम नहीं दिया, मैं फिगर को नाम दे देता हूँ ए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगा। फिगर ए, सेकेंड मोड में क्या होगा, सेकेंड मोड में इफ यू कंपेयर विथ स्ट्रिंग, पहले मोड में एक लूप, दो एंटी नोड, एक नोड, स्ट्रिंग का केस। दूसरे में दो लूप मतलब 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स, ट्राई टू कनेक्ट, 1 लूप, 2 nodes 1 anti node, 2 loops 3 nodes 2 anti nodes, 3 loops 4 nodes 3 anti nodes, मतलब एज यू गो ऑन हायर मोड सिर्फ नोड और एंटी नोड एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, दोनों नोड भी 1 से, एंटी नोड भी 1 से। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे फंडामेंटल मोड में क्या था, एक नोड एक एंटी नोड, तो सेकंड मोड में क्या होगा, 2 नोड्स और 2 एंटी नोड्स। 2 नोड और 2 एंटी नोड्स कब बनेंगे, सिंपल है, तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए। Pardon me for my drawing, I am trying my best, but anyways, तो ये टच होना चाहिए यहाँ पे। So anyways, you understand मैं क्या बोल रहा हूँ। Good. So in this case, as you notice, there are 2 nodes, one is here, other is here. There are 2 antinodes, one is here and other is here. Right? So there are 2 nodes and 2 antinodes. So in this mode of vibration, in this mode, 2 nodes and 2 antinodes are formed. 2 nodes and 2 antinodes are formed. तो सिमिलरली अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। नोड टू नोड लैम्बडा बाई 2 हो गया, इस नोड से ये इस नोड तक, नीचे के नोड तक लैम्बडा बाई 2 हो गया, और फिर इस नोड से यहाँ तक नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4 हो गया, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4, हाफ में 1/4 ऐड कर रहे हो, मतलब 0.25 ऐड कर रहे हो, मतलब 0.75, मतलब 3/4। सो इन दिस केस दिस इज 3 लैम्बडा 1/4। लैम्बडा 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ इज नॉट सेम, राइट? ओके, व्हाई नॉट सेम, जब लूप बढ़ रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ चेंज होगा, दैट इज समथिंग यू शुड understand now. So in this mode 2 nodes and 2 antinodes are formed, right? If lambda 1 is the wavelength, then L is equal to 3 lambda 1/4. Therefore lambda 1 is equal to 4L by 3. We know that similar lines एकदम exactly same, we know that, हमको क्या पता है, V is equal to N1 lambda 1. देखो ऐसा है, फंडामेंटल मोड हो, सेकंड मोड हो, थर्ड मोड हो, एक लूप बने, आधा लूप बने, 4 लूप बने, 100 लूप बने, उस एयर कॉलम के अंदर एयर है इसलिए एयर कॉलम बोला है, और एयर में साउंड का स्पीड हमेशा सेम रहता है, नो मैटर if you are speaking, if I am speaking with the same frequency, the velocity of
sound will remain same in air. तो इसलिए मैंने V1 नहीं लिखा, सिर्फ V लिखा है यहाँ पे. तो N1 is equal to V by lambda 1. V by lambda 1 is 4L by 3. 4L by 3, so 3V by 4L, right? But V by 4L, if you remember, was fundamental frequency. If you remember, therefore N1 is equal to 3 times of N, since V by 4L is fundamental frequency, right? मतलब इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है, that is जो फर्स्ट ओवरटोन है फंडामेंटल के बाद जो पहला अवेलेबल है, that is 3N. So here first overtone is third harmonic, right? So you just have to mention this. This frequency is first overtone or third harmonic correct. Easy. Then third mode देख लेते हैं. थर्ड मोड, कम से कम 3 मोड्स एक्सप्लेन करना जरूरी होता है टू हैव अ गुड आइडिया. ओके, तो इसको मैं फिगर बी बोल देता हूँ और इसको मैं फिगर सी बोल देता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फिगर बी. अब सेकेंड मोड में 2 नोड्स, 2 एंटी नोड्स, तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 नोड्स और 3 एंटी नोड बनेंगे. तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एक बेसिक रूल है, कंफ्यूजन नहीं करना, गलती नहीं करना. इसलिए क्या करना, पहले नोडल पॉइंट्स को मार्क कर लो. कितना बोला मैंने, 3, है ना. तो ये बन गया आपका 1, 2 और यहाँ आ गया आपका 2 एंड हियर यू हैव अ थर्ड वन. तो बस नोडल पॉइंट्स को आप मार्क कर लो और फिर क्या है, फिर तो बस चलने दो, कर्व स्ट्रक्चर बनाते रहो. ये हो गया आपका थर्ड मोड. है क्या 3 नोड्स? यस. 3 एंटी नोड्स? यस. एक एंटी नोड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. करेक्ट, राइट. तो जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमने समझा है, उसको लिखना है. बाय द वे, ये एंड करेक्शन इतना E, राइट. सो दिस इज एंड करेक्शन E. और टोटल लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? इजी है. नोड टू नोड, पहले 2 नोड का डिस्टेंस λ/2, फिर दूसरे 2 नोड्स का डिस्टेंस λ/2, मतलब लैम्बडा हो गया टोटल λ/2 प्लस λ/2, लैम्बडा प्लस λ/4. तो लैम्बडा प्लस λ/4 इज 5 λ/4, तो 5 λ/4. लेकिन ये वेवलेंथ पहले 2 से अलग है, इसलिए λ2 बोल देता हूँ इसको मैं. फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो लैम्बडा चेंज होने वाला है. गुड, राइट. इजी चीज, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग. अब लिखो, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, कितने नोड बने? 3 nodes and 2 and 3 antinodes are formed, and 3 antinodes are formed as shown in figure C, right. Then if λ2, and मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले मेंशन नहीं किया, अभी कर देते हैं. if λ2 and n2 are corresponding wavelengths and frequencies, wavelengths and
frequencies in this mode then length is given by, then length of course of air column, corrected length, then length of air column is given by, already बताया मैंने आपको, that will be 5 lambda 2 by 4, तो lambda 2 मिल जाएगा आपको 4L by 5. Again same thing, we know that what we know is this V is equal to N2 lambda 2, तो N2 मिलेगा V by lambda 2 और V तो V है, lambda 2 तो 4L by 5 है, which is equal to 5 times of fundamental frequency. Simple. Since V by 4L is fundamental frequency, right? So equation number 2, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे लिखो. This gives, okay हटा देते हैं equation, but this gives what? This gives frequency of this mode, which is, this frequency is what? This frequency is second overtone or fifth harmonic. This frequency is second overtone or fifth harmonic. तो अगला क्या आएगा, फिर 7n आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 9n आएगा. तो वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस. तो ये जो हमने मोड्स देखे, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन, यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, यू डोंट हैव इवन हार्मोनिक्स हियर. देख रहे हो ना, n 3n 5n then 7n आएगा, फिर 9n आएगा and so on so forth, right? So only odd harmonics are present. Only odd harmonics are present in the mode of vibration, in the mode of vibration, in the modes of vibration of a pipe closed at one end, of a pipe closed at one end. बहुत सिंपल. दूसरा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो इजी है. रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 1:3:5 आएगा. सो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज will be of modes of vibrations, of course. What will be the ratio? You know, पहला n था, फिर 3n था, फिर 5n था, फिर 7n, फिर 9n. तो 1:3:5:7 and so on, right? One last important conclusion. जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ओवरटोन 3n है, सेकेंड ओवरटोन 5n है. तो मुझे अगर पीथ ओवरटोन की बात करनी है, यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स और जनरल फॉर्मूला बनाना है. मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ओवरटोन 3n, कैन आई राइट इट लाइक 2 + 1 × n? Yes. Second overtone 5n, can I write it like 2 × 2 + 1 × n? Yes. If I have third overtone, that will be 7n. I will be able to write it like 2 × 3, मतलब 6 + 1 n. तो अगर मुझे पीथ ओवरटोन की बात करनी है तो that will be, you know, that will be 2 times of p + 1 × n.
Okay, so this is the third conclusion. Frequency of pitch over tone, frequency of pitch over tone is np, that is 2p plus 1 times of n, where p, देखो अभी डिपेंड करता है p कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, pitch over tone की बात कर रहा हूँ. ओके, तो फर्स्ट ओवरटोन, तो p की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, where p is this and n is fundamental frequency. बहुत सारे बुक्स में ये गलती कर देते हैं, p की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं. अरे आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरटोन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर स्टैंडर्ड बुक्स गो रॉन्ग. तुम्हें समझना होगा इसके आगे, क्योंकि ये गलती फिर एज इट इज एम्पलीफाई होती है while solving problems, while doing CET, while doing JEE, while doing NEET exams. तो आपको ये समझना पड़ेगा. एंड देन ओके, एनीवेज सफिशिएंट फॉर टुडे. अभी कल हम लोग देखेंगे कि दोनों एंड्स अगर पाइप के ओपन है तो उसमें कौन कौन से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, राइट.